प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों किसान से किया संवाद। किसान सम्मान निधि की नई किस्त के तहत 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में किए ट्रांसफर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किसान चौपाल को किया संबोधित। शाह बोले 10 साल तक यूपीए की सरकार ने सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज किया माफ, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 2.5 साल में किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपए दिए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज मनाई जा रही जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी। हरियाणा में किसानों का टोल फ्री प्रदर्शन हुआ शुरू। डर के साए में काम कर रहे कर्मचारी। हाथरस में सरकारी धन का गबन करने वाले लिपिक लेखपाल को किया गिरफ्तार। करीब 14 लाख रुपए के गबन करने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की, जहां जौनपुर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला जेल में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर सहित विभिन्न थानों के भारी मात्रा में पहुंची फोर्स ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान जेल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अधिकारियों को जेल में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। वहीं निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला जेल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कैदियों से बातचीत की गई है और उनकी समस्याओं को सुना गया है। साथ ही जानकारी दी गई है कि जेल के सभी कैमरे ठीक चल रहे हैं और कहा है कि जेल में जैमर लगाए जाने के लिए शासन से जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा वैसे ही जैमर लगा दिए जाएंगे। आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया है और जेल की व्यवस्थाओं को देखा है। कैमरे हमारे सारे चल रहे हैं। कैदियों से उनकी समस्याएं भी सुनी हैं, व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं और ये कहा गया है कि कैदियों पर निगाह रखें, किस तरह का अवैध चाहे मोबाइल हो या अन्य चीज़ें वो इस्तेमाल ना होने पाए देखें। मेरठ में क्रिसमस त्योहार पर शहर के सभी प्रमुख चर्चा को सजाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। साथ ही महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। वहीं चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग क्रिसमस का पर्व हर वर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं क्रिसमस के अवसर पर चर्च में रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए चर्च में सिर्फ 100 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई है। सेलिब्रेशन जो हो रहा है वो पूरे हमारे जो गवर्नमेंट के नियम है, क्योंकि जैसे कि कोविड चल रहा है और उसमें पूरी सुविधा और उसकी सेफ्टी के हिसाब से चल रहा है। गैदरिंग भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग में बैठी है और जिससे ये गैदरिंग ज़्यादा ना हो पाए तो आज हम क्रिसमस सेलिब्रेशन को 3 सर्विस में कर रहे हैं, जो कि पहली सर्विस हमारी 9 से 10 बजे के बीच में हुई है और दूसरी सर्विस इस समय हमारी 10:30 बजे से 11:30 बजे तक है और तीसरी सर्विस हमारी 12 बजे से 1 के बीच में है। वाराणसी में ग्राम प्रधान के जरिए सरकारी योजनाओं में घोटाले का मामला सामने आ रहा है। मामला चोलापुर ब्लॉक के ददुआ ग्राम सभा के अंतर्गत गांव का है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर गांव में विकास के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस बात का खुलासा ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच से हुआ। वहीं सीडीओ वाराणसी ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है और इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें पूरा मामला वाराणसी से है, जहां ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच का खुलासा हुआ है। वहीं सीडीओ ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ये घोटाला किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जब शिकायत करी उसके बाद जांच की गई, जहां बताया जा रहा है कि आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर गांव में विकास के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। साथ ही इस बात का खुलासा ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच से हुआ है। ये भैया वो निकलवाते हैं अपना जो जिसे वो पहले से खड़ंजा बना है, खड़ंजा निकलवा के सब ईंट रख लेते हैं और बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल लगा के कुछ बनवाए हैं। नंबर की ईंट लगाते हैं वहाँ पे। जो ये इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ लगवाए हैं थोड़ा सा ये, लेकिन वो एकदम घटिया किस्म का है। आप टूट चुकी है तो इसमें ये 2 नंबर क्या बोलते हैं सेमा वाला यूज करते हैं। सेमा वाला। हाँ,
जो भी ज्ञापन के संबंध में उन्होंने शिकायत किया है, ग्राम पंचायत में जो भी हुआ है कार्यों के संबंध में जो भी इशू के दिया है, उसके संबंध में टीम गठित करके यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियम के तहत कार्रवाई होना है, जिसके भी कर्मचारी हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ नियम के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टूंडे कबाबी की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने बदमाश आते थे, जिसके बाद पुलिस के सामने ही बदमाशों ने मारपीट की है। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देखती रही। ये जो पूरा मामला है ये थाना अलीगंज में अंतर्गत नोवेल्टी सिनेमा के घर के पास का है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं ये पूरा मामले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस बदमाशों के आगे नदारद नजर आ रही है। वहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद देखे जा रहे हैं कि बदमाशों ने खुलेआम मारपीट करनी शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि बदमाशों ने टूंडे कबाबी की दुकान पर हमला किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से हमला हुआ है टूंडे कबाबी पर, और आपको बता दूं कि नोवेल्टी सिनेमा घर जो है काफी पास इलाका है, यहाँ पुलिस की गश्त लगातार रहती है और लगातार जो है पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है यह मामला सामने आया, इस पर कहीं न कहीं जो है पुलिस की चुस्ती और सक्रियता पर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो है पूरा मामला सीसीटीवी में कैद होने के बाद इस मामले को अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों का कहना है कि जो भी गुंडे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने ही बदमाश मारपीट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है। क्या माना जाए, अब पुलिस में बदमाशों का डर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ महानगर के अंदर घटनाएं हो रही हैं लगातार, अभी हाल ही में कमिश्नर डीके ठाकुर को धमकी मिली थी और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। उसके बाद जो है नया मामला यह आया है कि गुंडे जो है रंगदारी न देने पर दुकान के अंदर घुसकर मारपीट करते हैं और लगातार कई और भी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर कहीं न कहीं लखनऊ पुलिस की जो है कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस यहाँ की कितनी सक्रिय है और अब यहाँ जो बदमाश है बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को भी धमकी दे दी गई। अभी हाल ही में ही मुख्यमंत्री के नंबर पर भी जो है कुछ धमकी भरा मामला सामने आया था, उस पर भी जो है कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन लगातार जो है कमिश्नरेट पुलिस जो है लगातार बैकफुट पर दिख रही है। हत्या भी हो गई और इसके पहले भी जो है शराब माफिया भी सक्रिय थे और लगातार एक के बाद एक घटनाएं होना पुलिस की सक्रियता पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हल्द्वानी के काठ गोदाम में देर शाम 32 साल के एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही एसएसपी नैनीताल सुनील मीणा खुद सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से बात करते हुए कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही एसएसपी नैनीताल सुनील मीणा का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। साथ ही मृतक अमित की पत्नी निकिता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे दूसरे अन्य एंगल को भी तलाशने में जुटी हुई है। वहीं एसपी मीणा ने दावा करते हुए कहा है कि पुलिस मामले को जल्द खुलासा करेगी। देखिए, काठगोदाम थाना क्षेत्र में अभी एक लड़के को गोली मारी गई है, जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल है। इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था और उनको हॉस्पिटल लेके आया गया है, जिसके अभी थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी और जैसे पुलिस जांच में लग गई है, जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे वैसे वैसे अवगत कराया जाएगा। परिवार वालों पे भी आरोप लगाया गया। देखिए, इनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले ससुराल पक्ष वालों की तरफ से एक केस दर्ज करवाया गया था,
जिसमें इनको जेल भी गए थे, तो उसी को लेके ये लोग परिवार वाले जो हैं वो ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी मुकेश, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हेलो जी मुकेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी मुकेश, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये बताना चाहूंगा, हल्द्वानी के कार्ड गांव में देर रात 32 वर्षीय एक अमित नाम युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने मौके पहुंचकर छानबीन जारी कर दी है। अभी आरोपी पुलिस की कस्टडी से बाहर है। जी मुकेश, पुलिस को अभी तक क्या कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है? पुलिस पहले एंगल से जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि एसएसपी ने इस पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रखी है और वो घटना स्थल पर मौजूद है। सभी लोगों से बारीकी से जांच को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और आरोपी की धर पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है। जी मुकेश, बदमाशों में पुलिस का खौफ जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्या माने कि पुलिस जो बदमाश है वो लगातार ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या माना जाए बदमाश लगातार पुलिस को एक चुनौती दे रहे हैं? बताना चाहूंगा, तराई पहले से ही यहाँ पे अपराधियों का घट रहा है। पूर्व में भी कई घटनाएं हल्द्वानी में हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर भी पहले भी हत्या की गई। अब इस मामले को लेकर जिस तरह से ये अपराधी बढ़ रहे हैं, लोगों में रोष व्याप्त है। आगे वहीं आज इसको लेकर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। जी मुकेश, मामले को लेकर पुलिस को मामले को लेकर या ऐसे कई सारे मामले जिसमें बदमाश ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसा पुलिस को क्या कदम उठाना चाहिए कि बदमाशों में जो पुलिस का खौफ है वो बना रहे? देखिए, पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। पुलिस ने हमेशा अपराधियों को धर पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है और पुलिस हर स्थिति से जांच के लिए तैयार है। पुलिस ने जहां जहां कॉम्पिंग है वो भी शुरू कर दी है और हर एंगल से इसके जो फोन डिटेल है वो भी निकाल कर परिवार से लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्दी पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्दी आरोपी सलाखों खींचेंगे। जी मुकेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 11 साल की मासूम की हत्या और उसके साथ हुए दुराचार को लेकर हरिद्वार में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको चलते पिछले 2 दिन से कैंडल मार्च और रोड जाम का सिलसिला जारी है। वहीं प्रशासन ने सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता करके विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार की बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध हो जाता है और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। ये सिर्फ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के इशारे पर हो रहा है। वे नहीं चाहते कि जन आक्रोश बढ़े क्योंकि अपराधी पुलिस के चंगुल में निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके संबंध स्थानीय विधायक से है। वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं उस समय मौके पर मौजूद था और मैंने देखा कि उस बेटी के साथ किस तरह से दुराचार के बाद क्या हालात थे। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो शासन ने आदेश करके प्रशासन से जो मुकदमे कराए हैं आम जनता के ऊपर, तो ये वो वाले काम हो गए कि जो अपराधी है वो तो भाग गया, आम पब्लिक को पकड़ने का काम वो करना शुरू कर रहे हैं। तो जो पीड़ित लोग हैं एक तरह से उन्हीं के ऊपर वो परेशान करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, जैसे जो कानपुर कांड हुआ या हथरस कांड हुआ या चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद हुए, उनमें पीड़ित व्यक्ति को परेशान उनको बचाने का काम किया और जो पीड़ित है उसको फंसाने का काम किया। जो लगभग 300-400 मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। लोग 11 साल की बच्ची के लिए कोई अधिकारी हो चाहे जनता का आदमी हो, आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उस बेटी के शव को उस कमरे में जाकर के। ऐसी हत्या, ऐसा लगता है ये परमानेंट हत्या करने वाला व्यक्ति है जिसने इस हत्या की है। और भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मनीष, बताया जा रहा है कि 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद मासूम की हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? तो मासूम जो बच्ची थी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या हो गई थी, पर इसमें जो एक आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, पर जो दूसरा आरोपी है वो अभी भी फरार है और पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसमें पुलिस ने कई टीम भी गठित करी है और जिनको लेकर के कई जगह नाकाबंदी भी करी गई है, पर अभी तक भी जो आरोपी दूसरा है वो अभी तक गिरफ्त नहीं हो पाया। इससे जो हरिद्वार के जो लोग हैं और
और भी जो लोग हैं उनमें बड़ा आक्रोश है पुलिस को लेकर के, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाओं को लेकर के है। और कई आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं यहाँ पर कि उनको ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा आरोपी था, जिस समय पुलिस जो बच्ची की छानबीन कर रही थी, उसको ढूंढ रही थी उस समय, तो दूसरा आरोपी पुलिस जो वो वही था, पुलिस के पास था, पर पुलिस की आंखों से कैसे वो ओझल हो गया, कैसे वो निकल गया वहां से, ये भी एक प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर यहाँ की जो जनता है वो लगा रही है और लगातार मांग कर रही है कि उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। और यहाँ पर अब देखने को ये भी मिल रहा है कि कई सारे जो नेता हैं जो सब यहाँ पर हरिद्वार में लगा हुआ है और अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। और जो ये जो मासूम थी, जो 11 साल की जो मासूम थी, इसको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है सड़कों पे निकलकर कैंडल मार्च करके। वैष्णवी जी, मनीष, लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, बावजूद इसके अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, क्या वजह मानी जाए? हाँ वैष्णवी, ये बात भी है कि काफी टाइम हो गया, कई दिन गुजर गए हैं, पर जो दूसरा आरोपी अभी तक गिरफ्त नहीं हो पाया, जबकि जो ऊपर लेवल में जो डीआईजी लेवल की एक टीम भी गठित करी गई है इसमें, जिसमें डायरेक्ट डीआईजी इसके अंदर इंटरफेयर कर करके टीम गठित कर रहा है, उस पर अपनी निगरानी रखी हुई है। तो फिर भी लोगों के अंदर देखा जाए तो कोई ऐसी कोई डर महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग भी रहा है कि उत्तराखंड की जो व्यवस्था है वो चरमरा सी रही है पुलिस पर देख करके। और ये जो हत्या हुई है, ये भी इसका एक उदाहरण भी है। अगर पुलिस ये भी देखा जाए कि नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नशे के ऊपर भी जो पुलिस है कंट्रोल नहीं कर पाई, तो कई कारण ऐसे भी हैं जिसके कारण ये चीजें देखने को मिल रही है। वैष्णवी जी मनीष, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हाथरस में सरकारी धन का गबन करने पर लिपिक लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लिपिक लेखपाल ने करीब 14 लाख का गबन किया था। वहीं आपको बता दें कि आढ़तियों से आने वाले टैक्स को लेखपाल ने हजम कर लिया, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा गबन 2014 से 2018 के बीच किया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि मंडी इंस्पेक्टर ने 1 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में लिपिक लेखराज जो है वो दोषी पाया गया है। वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हाथरस से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि हाथरस में सरकारी धन का गबन करने पर एक लिपिक लेखराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 14 लाख का गबन किया था लेखपाल ने। वहीं आपको बता दें कि आढ़तियों से आने वाले टैक्स को लेखराज ने अपने पास रख लिया था, हजम कर लिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मंडी इंस्पेक्टर ने 1 सितंबर 2020 को लिपिक लेखपाल के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की, जहां पुलिस ने जांच में लेखराज को दोषी पाया। आप नेता दीपक बाली ने किसानों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून के खिलाफ विगत कई दिनों से हमारे देश के अन्नदाता शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। कभी किसानों के बीच में नकली किसानों को भेज देती है, तो कभी किसानों को राष्ट्रद्रोह साबित करने में तुल जाती है। अब बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने किसानों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि बेहद निंदनीय है। रमेश विदुड़ी ने देश के अन्नदाता किसानों का अपमान किया है। देखिए, लगातार जो किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से हमारे अन्नदाताओं का जो आंदोलन चल रहा है किसान बिलों के खिलाफ, उसके बावजूद जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी द्वारा जो अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत निंदनीय है। आपके माध्यम से ये संदेश अपने अन्नदाताओं को दिया है कि अगर वो न्यायालय की शरण लेना चाहते हैं और मानहानि या किसी भी प्रकार का उनके ऊपर दावा करना चाहते हैं इन अपशब्दों के वजह से, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लक्सर में सड़कों पर अवैध डग्गामार टेम्पो और महिंद्रा बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। ये वाहन न केवल हादसों को न्योता दे रहे हैं, बल्कि सवारियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं जब सवारियां अधिक किराए का विरोध करती हैं, तो ये वाहन चालक गाली गलौज और बदसलूकी पर उतर आते हैं। साथ ही सड़कों पर दौड़ते डग्गामार वाहन कोविड-19 का भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने अधिक किराया वसूलने को लेकर इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की है, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर एक अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अधिक किराया वसूलने वाले ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां बताया जा रहा है कि सड़कों पर डग्गामार वाहन अपनी मनमानी चलाते हैं, साथ ही मनमाना किराया वसूलते हैं। वहीं मनमाना किराया वसूल करने पर विरोध जताने पर आपको बता दें कि लोगों के साथ ये गाली गलौज करते हैं, साथ ही अभद्रता करते हैं। वहीं जानकारी मिली है कि इसकी शिकायत करने के बाद भी आज तक मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि एक अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय पुलिस के पास भी कई बार शिकायतें दर्ज हुई है, लेकिन मामले को कभी भी संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिसके बाद अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अधिक किराया वसूलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र बिंदु खत्ता के जड़ सेक्टर स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2010 के बाद से लेकर अब तक हुए घोटालों की जांच शुरू हो गई है। वहीं क्षेत्रवासियों की मांग पर प्रबंधन समिति के वर्तमान प्रबंधक रमेश कुनियाल ने अपने कार्यकाल सहित पूर्व के प्रबंधन समितियों की जांच शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उनके द्वारा दिए गए पत्र शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए बिंदु खत्ता जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्रबंधक समिति के प्रबंधक रमेश कुनियाल ने बताया कि विद्यालय के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल सहित पूर्व की तत्कालीन प्रबंधन समितियों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय साल 2015 के बाद से लेकर अब तक विद्यालय के बही खाते और ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपए की हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से लेकर अब तक विद्यालय का ऑडिट नहीं कराया गया है, साथ ही ऑडिट के बाद भारी वित्त अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो मामले की गहनता से जांच कर रही है। बहुत ताज्जुब करने वाली बात है कि विद्यालय आज भी 10वीं तक मान्यता प्राप्त है, 10वीं तक के बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं और 2013-14 में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक चेक आता 10,000 का, जिसे तत्कालीन प्रबंधन समिति स्वीकार करती है, कैश करती है, लगाती है। देखने पर अभी जो उसके जो विशेषज्ञ थे अकाउंट्स के, उन सबसे देखवाया तो ये चीज़ सामने आई है। और ये तो एक चीज़ सामने आई है, मुझे लगता है कि अगर विस्तृत जांच होगी तो ऐसे न जाने कितने मतलब छोटे से इस एक छोटी संस्था में इतने बड़े बड़े कारनामे आए। कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक एंट्री हमारे सामने आई कि 12वीं के बच्चों की 10,000 की एक छात्रवृत्ति आई है, जो कि विद्यालय आज भी 12वीं तक मान्यता नहीं है। रानीखेत में गोल्फ कोर्स को सेना की तरफ से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बंद करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने बैठक की, जहां बैठक में वक्ताओं ने गोल्फ कोर्स को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बंद किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि गोल्फ कोर्स को बंद किया जाना चाहिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गोल्फ कोर्स को देखते हुए पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं और पहले कई फिल्मों की शूटिंग भी गोल्फ कोर्स में की जा चुकी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु उपाध्याय ने गोल्फ मैदान को पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए बंद किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद से बात किए जाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। फिलहाल विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग दस्तावेज ढूंढने में लगे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि बैठक में छावनी परिषद उपाध्यक्ष संजय पंत, सभासद मोहन नेगी सहित कई लोग शामिल रहे। यही बात थी कि ये जो मैटर है अपना गोल्फ कोर्स का और रानीखेत की और जो समस्याएं हैं, इसका जो है एक मंत्रिमंडल अजय टमटा और प्रदीप टमटा जी से मिले तो इसको नॉन पॉलिटिकल करते हुए इस पर जो है उनसे कहा जाए कि साहब इसको देखिए, रानीखेत की एक शांति व्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बात। सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में भगवान यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि अनुग्रह आश्रम में प्रार्थना सभा की गई, वहीं कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने सभी के लिए अमन और दुआ की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही फादर ने जानकारी दी कि लोगों को भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। आज भगवान यीशु मसीह का जन्मदिन है, जिसके लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।